होगा आया है एनआरए, सुना है? एक शब्द तो ये आया है एनआरए और एक शब्द आया है सी ई टी। ठीक है, तो ये इसलिए बताना जरूरी है कि कल आकाश में कहा सीईटी के बारे में कोई बता दो, समझ नहीं आ रही बात। ठीक है, तो पहली बात तो ये कि जब मैंने सीईटी को पूरा पढ़ा तो 2012 में जब मैं तैयारी कर रहा था या पीएससी का पेपर दिया, उसी समय एमपीएसआई का भी रिक्रूटमेंट आया था। तो उस समय मैंने अपने मित्र से कहा था एक बार, भारत में जो भी पेपर होते हैं खास एक जैसे होते हैं तो हमें अलग अलग नहीं पढ़ना पड़ता, क्योंकि उस समय एमपीएसआई की भी पोस्ट थी और उस समय हालांकि भगवान की कृपा से निकले अपने दोनों ही थे, लेकिन जब निकलने से पहले थोड़ी ना पता होता है कि पेपर निकल ही जाएगा, तो क्या है वो पढ़ना आपको ज्यादा पड़ेगा और पेपर निकलता है आजकल लाइन से। समझो कि अगर आपका इत्तेफाकन अगर जो आपने पढ़ा वो पेपर में आ गया तो पेपर सरल है, और जो आपने पढ़ा वो पेपर में नहीं आया तो पेपर कठिन है। समझे? तो सरल कठिन का फंडा बस केवल इतना सा मसला है, सरल और कठिन के बीच के जो पढ़ लिया वो सरल और जो नहीं पढ़ा वो कठिन। तो उस समय की बात है, तो जब मैंने ये बात कहीं भी अपने मित्र से जो मेरा कलीग था मेरे साथ रहता था उससे कि काश ऐसा होगा कि दोनों पेपर एक मतलब सबका पैटर्न एक हो जाता है। तो ये वही बात है, ठीक है, कि सारा पैटर्न अब एक जैसा होने को है। ठीक है, मतलब 2021 से। तो जो इसमें है क्या, पहले हम इसको समझ लें कि अब तक हमने कई ऐसे क्या नाम से वाक्यांश सुने हैं जिसमें कहा कि एक देश एक चुनाव, सुना है? फिर हमने सुना एक देश एक संविधान, हमने ये भी सुना कि एक देश एक झंडा, हमने ये भी सुना कि एक देश एक कानून, सुना? अब एक देश एक पाठ्यक्रम वाली बात है, लेकिन आप इससे इतने ज्यादा खुश ना हो। ठीक है, अभी ये सारी चीजें आपको समझ आ जाएगी कि आसान हुआ है या कठिन हुआ है। दो चीजें होती हैं, एक तो आपकी समस्याएं होती हैं और दूसरा आपकी जॉब को लेकर होती है कि जॉब लेना आसान हुआ है या कठिन हुआ है। और दूसरी बात ये कि हम जो फॉर्म फिलअप करते हैं, ठीक है, हमारी भागादौड़ी जो होती है वो आसान हो गई है या और ज्यादा जटिल हो गई है। तो दो चीजें यहाँ पर हैं। समस्या को केवल और केवल अपन ये ना समझे कि हमारी जॉब आसान हो गई या हमारा पढ़ना आसान हो गया। हो सकता है कि आसान सिर्फ वो हुआ हो जो आपको बहुत बड़ा मशक्कत करना पड़ती है, इधर उधर आना जाना पड़ता है। तो उन समस्याओं का समाधान सरकार ने निकाला है काय के तहत, सीईटी के तहत। ठीक है, तो सीईटी और एनआरए, तो एनआरए की फुल फॉर्म है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। एक संस्था है जो राष्ट्रीय स्तर पर क्या करेगी, भर्ती करेगी। और ये सीईटी एक टेस्ट का नाम है, जनरल टेस्ट, मतलब इसमें इंद्रिय पात्रता का ये क्या होगा, एक टेस्ट होगा। ठीक है, अभी होता क्या है वर्तमान में, अभी ये होता है कि भारत में 20 से ज्यादा रिक्रूटमेंट एजेंसीज हैं। मतलब अब ये एक एजेंसी होगी जो पूरी पेपर कराएगी। अब पूरे कौन कौन से कराएगी, अभी तो वर्तमान में इसने क्या क्या किया है, एक तो आईबीपीएस को इसमें क्या किया है, शामिल किया है, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंक पर्सनल सिलेक्शन को शामिल किया है, दूसरा स्टाफ सर्विस कमीशन को क्या किया है, शामिल किया है, और तीसरा इसने क्या किया है, रेलवे को क्या किया है, इसमें शामिल किया है। 3 एजेंसियों को शामिल किया है अभी काय के अंदर। सीईटी के एग्जाम के थ्रू इनमें क्या मिलेगी, जॉब मिलेगी। ठीक है, सारे सेक्टर इसके अंदर नहीं है, सारे ग्रुप इसके अंदर नहीं है। और इनमें भी जो शामिल किया है आईबीपीएस, एसएससी और रेलवे में, वो भी केवल और केवल ग्रुप बी और ग्रुप सी, यानी श्रेणी बा और श्रेणी सा को शामिल किया है। ग्रेड ए को अभी इसने शामिल नहीं किया। गवर्नमेंट इन फ्यूचर क्या करती है, शामिल करती है या शामिल नहीं करती है, ये गवर्नमेंट की बात है। अभी तक तो ये है कि अभी जो जानकारी है, क्योंकि अभी तो ये जानकारियां और ऊपर नीचे हो सकती है। ठीक है, क्योंकि अभी 2021 से इसको लागू होना है, अभी तो लागू हुआ नहीं है, तो इसमें कुछ चीजें बढ़ भी सकती हैं, कुछ चीजें घट भी सकती हैं। अपन इसको अंतिम डाटा नहीं कह सकते, अंतिम निर्णय नहीं कह सकते, लेकिन जो मोटे मोटे बिंदु हैं जिनमें परिवर्तन होने की संभावनाएं बहुत कम है, हम केवल उन पर चर्चा करेंगे। तो ये बी और सी है, ये बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है। और यहाँ पर जो अधिकारी होंगे वो राजपत्रित अधिकारी नहीं होंगे। कैसे? राजपत्रित अधिकारी नहीं होंगे। राजपत्रित का मतलब क्या होता है, गजेटेड ऑफिसर नहीं होंगे। ठीक है, एक बात ये।
दूसरी बात ये कि इसके थ्रू जो भर्तियां की जाएंगी वो भर्तियां कैसी होंगी, मतलब एक तो होती है एक तो होती है तकनीकी पर आधारित और एक होती है क्या, गैर तकनीकी। मतलब इसमें गैर तकनीकी संबंधी जो पद हैं उनके लिए परीक्षा का आयोजन करवाया जाएगा। ठीक है, अब मतलब ये होगा कि जो सीईटी है, ये सीईटी अपने हिसाब में केवल एक प्रीलिम्स है, ठीक है, एक आपका पीटी है, प्री टेस्ट होगा। अब पहली बात ये, पहले अपन ये देख लें सरकार क्या क्या दावा कर रही है। गवर्नमेंट ये कह रही है कि हम एनआरए के थ्रू प्रत्येक 6 महीने में 2 बार क्या कराएंगे, सीईटी टेस्ट को कंडक्ट कराएंगे। मतलब एक वर्ष में कितनी बार हो जाएगा, 2 बार। ठीक है, सरकार का कहना है ये कि एक वर्ष में 2 बार सीईटी का सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी क्या करवाया जाएगा, टेस्ट कराया जाएगा। ठीक है, तो ये बात तो ठीक है कि भाई टेस्ट कराएंगे, अच्छी बात है। और सरकार ये भी कह रही है कि साथ साथ में सरकार ने ये भी कहा है कि ऐसा करने से जो रोजगार होंगे, रोजगार के अवसरों में बढ़ोतरी होगी। ठीक है, ये बात सरकार कह रही है, लेकिन यहाँ पर मेरा तर्क ये है कि रोजगार के अवसरों में कमी, इससे मेरे हिसाब से इतना ज्यादा फायदा मिलने वाला नहीं है। ठीक है, रोजगार में जो सरकार ये कह रही है कि रोजगार में इससे रोजगार के अवसरों की अवसर तो मिलेंगे, लेकिन क्या तुम किसी को रोजगार दे दोगे? आज अगर जैसे हर जगह ये बात कही जाती है कि भारत सबसे ज्यादा युवाओं का देश है, लेकिन भारत की जो युवा है, भारत की जो युवा पीढ़ी है, भारत की जो जवानी है वो सड़कों में धूल चाट रही है। तो ऐसी जवानी से तो बढ़ावा अच्छा है। बात आ रही है समझ में? मतलब सिर्फ युवा युवा कह के हम ये नहीं कह सकते कि युवा तो बहुत गलत रास्तों को चुन चुका है। युवा को आजकल ये भी लगने लगा है कि जॉब मिलेगी भी या नहीं मिलेगी। मैं अपना व्यक्तिगत बात बताऊं तो अभी लॉकडाउन के चलते चलते मैं ये बात 4-5 बार कह चुका हूँ कि आने वाले 10-20 साल के अंदर ऐसा होगा कि लोगों का सरकारी नौकरी के प्रति रुझान कम हो जाएगा, उसमें से कुछ तो कम हो चुका है। ठीक है, और युवा चाहता भी यही है कि परेशानी ना हो, पका पकाया मिल जाए, और पका पकाया मिलना नहीं है। और उन लोगों में से कुछ लोग ऐसे हैं जो खुद पकाने की कोशिश करते हैं, तो फिर खाने को नहीं मिल पाता, वो कोई और छुड़ा ले जाता है। बात आ रही है समझ में? अब दिक्कत ये कि ऐसे लोगों का क्या होगा, ऐसे युवाओं का धीरे धीरे क्या होगा, गवर्नमेंट सेक्टर से क्या होता जाएगा, रुझान हटता चला जाएगा। ऐसा मेरा व्यक्तिगत मानना था। ठीक है, तो अब अगर ये 6 महीने में एक बार कंडक्ट कराएंगे एग्जाम, तो वो किससे हमें जो मिलेगा वो मिलेगा क्या, इससे हमें मिलेगा एक स्कोर कार्ड। क्या मिलेगा? स्कोर कार्ड। अब ये जो स्कोर कार्ड होगा, ठीक है, ये जो स्कोर कार्ड होगा ये आपका क्या होगा, जैसे मार्कशीट को लेके घूमते हो आप कि भाई इतनी परसेंट इतनी परसेंट इतनी परसेंट, तो स्कोर कार्ड जो होगा वो स्कोर कार्ड तुम्हें मिलेगा। और ये स्कोर कार्ड आपका लगभग 3 वर्ष तक क्या रहेगा, मान्य रहेगा। ठीक है, 3 वर्ष तक क्या रहेगा, मान्य रहेगा। अब अगर रेलवे, एसएससी, आईबीपीएस के थ्रू के 3 वर्षों में कोई जगह निकलती है, कोई रिक्रूटमेंट निकलता है, तो आपने एक बार पेपर दिया है, एक बार टेस्ट दिया है, तो एक बार के टेस्ट के इस स्कोर कार्ड के आधार पर आप 3 वर्ष में निकलने वाली क्या होगी, इन भर्तियों में शामिल हो सकते हैं। तो ये तो फायदे की बात हो गई। ठीक है, अपन नफा नुकसान दोनों की बात कर रहे हैं। ये तो बात हो गई फायदे की कि आपको एक बार टेस्ट देना है और 3 साल तक आपको टेस्ट नहीं देना। लेकिन ये भी पूरी सत्यता नहीं है, ये भी पूरी सत्यता नहीं है। 3 वर्ष तक आप इनमें से किसी भी पेपर, कोई भी पेपर अगर देना चाहोगे तो ये तो सत्य है कि आपको 3 साल तक ये वैलिड रहेगा, लेकिन सिर्फ इसके बिहाफ पर इसमें सिलेक्शन होने वाला नहीं है। इसका मतलब आपका लोड कम नहीं हुआ है। यहाँ पर आईबीपीएस अगर जॉब निकालती है, यहाँ पर अगर एसएससी जॉब निकालती है, यहाँ पर अगर रेलवे जॉब निकालती है, मतलब एसएससी के थ्रू 10th और 12th और ग्रेजुएट, इसमें भी 10th 12th ग्रेजुएट, इसमें भी 10th 12th ग्रेजुएट। अब मतलब ये कि यहाँ पर जो सीईटी का टेस्ट होगा वो टेस्ट भी आपका 10th लेवल का होगा, वो टेस्ट भी आपका 12th लेवल का होगा, और वो आपका क्या होगा, ग्रेजुएशन भी होगा। ठीक है, मतलब आपका स्नातक में भी यहाँ पर क्या कराए जाएंगे, टेस्ट कंडक्ट कराए जाएंगे। ठीक है, तो देखो जरा स्नातक, अब ये जो 3 प्रकार की जगहें हैं, ठीक है, यानी 10th के थ्रू भी, मतलब 10th पर आधारित सीएट और मतलब सेट होगा,
12th पर आधारित भी क्या होगा, सीईटी होगा, और स्नातक पर आधारित भी क्या होगा, सीईटी होगा। अब यहाँ पर एक मिथ दिमाग में ये पल रहा है कि एक बार अगर हमने टेस्ट दे दिया तो 3 साल तक हम बिना किसी टेस्ट के सरकारी नौकरी ले लेंगे, ऐसा नहीं है। तो पहले तो ये बात दिमाग से निकाल दो। ये केवल और केवल आपका एक वो प्रमाण पत्र है जो आपको सीटेट के थ्रू मिलता है कि आपने सीटेट एग्जाम क्वालिफाई कर लिया है तो आपको प्राथमिकता दी जाएगी, आपको ही अंदर बुलाया जाएगा। इससे केवल और केवल फायदा ये होगा, 2 लोगों को फायदा होगा। एक तो प्रतियोगी को फायदा होगा, प्रतियोगी को ये फायदा होगा कि जिसका स्कोर अच्छा होगा उसी को बुलाएंगे वो, और जिसका स्कोर कम होगा उसको नहीं बुलाएंगे। तो इससे ये होगा कि जब अंदर आप प्रवेश कर लोगे, इसको मानेंगे कि ये पहला चरण है। ये क्या है, पहला चरण है। इस पहले चरण में बैठने वाले गधे भी होंगे और बैठने वाले घोड़े भी होंगे, और बैठने वाले लंबी रेस के घोड़े भी होंगे, कुछ खच्चर भी होंगे। तो अब अगर आईपीएस जगह निकाले, एसएससी जगह निकाले, रेलवे जगह निकाले, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि पहले चरण में खच्चर अलग हो जाएंगे, गधे अलग हो जाएंगे, घोड़े अलग हो जाएंगे, लंबी रेस के घोड़े अलग हो जाएंगे। अब अगर आप आईपीएस, एसएससी, रेलवे की अगर कोई रिक्रूटमेंट निकलती है, आप जाते हैं, तो आप उन्हीं लोगों के साथ होंगे जिसमें घोड़ों का जत्था होगा। इसका मतलब ब्रिलियंट लोग ही वहां पर आपके साथ शामिल होंगे। इससे कंपटीशन थोड़ा सा कम होगा, ठीक। इससे क्या हो जाएगा, कंपटीशन कम हो जाएगा, क्योंकि ये सारे लोगों की छटनी पहले ही हो जाएगी। तो ये तो फायदा हुआ आप लोगों का, कंपनी को ये फायदा हो जाएगा। इसमें प्राइवेट सेक्टर्स भी इन्वॉल्व है, ठीक है। अगर कोई प्राइवेट सेक्टर कंपनी भी अगर किसी भी योग्य व्यक्ति को चाहती है, तो ये स्कोर कार्ड प्राइवेट सेक्टर में भी क्या होगा, लागू होगा। यानी ना केवल गवर्नमेंट बल्कि जो सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां हैं उनमें भी ये स्कोर कार्ड क्या होगा, लागू होगा। तो फायदे की बात ये कि आप घोड़े हैं, घोड़ों के साथ ही आप दौड़ोगे, ठीक है। लेकिन घोड़ों के साथ दौड़ने में दूसरी बात ये भी होती है कि घोड़ों के साथ दौड़ने में आपको दूसरे घोड़े से ज्यादा मेहनत करना पड़ेगी। इसका मतलब मेहनत तो आपकी आज भी बरकरार है, ठीक है। मेहनत तो आपको करना पड़ेगी, मेहनत से आप पीछे नहीं हट सकते। और कंपनी को फायदा क्या, या इन लोगों को फायदा क्या कि इनको चुने चुनाए लोग मिल जाएंगे और स्टूडेंट्स को शॉर्टलिस्ट करने में ज्यादा परेशानी नहीं होगी। तो ये तो हुई फायदे की बात। लेकिन नुकसान की बात ये है कि अगर 6 महीने में इन्होंने कोई भी क्या नहीं निकाली, भर्ती नहीं निकाली, तो 1 साल में 2 बार लोग क्या देंगे, पेपर देंगे। बात आ रही है समझ में? 1 साल में 2 बार आपने भर्ती कर लो, ये तो कंडक्ट हो गया। लेकिन फिर भाई लोगों ने जगह ही नहीं निकाली तो क्या करोगे, फिर तो इकट्ठे हो गए ना सब। बात आ रही है समझ में? जैसे इस बार 6 महीने में लाखों लोग बैठे, अगले 6 महीने में और लाखों बैठे, तो 1 साल में जो संख्या 1 लाख की थी घोड़ों की, वही घोड़ों की संख्या बढ़ के कितनी हो जाएगी, 2 लाख। हो सकता है 4 लाख करोड़ों में पहुंच जाए। तो अब आपकी दौड़ करोड़ों के साथ हो जाएगी, फिर से अब कॉम्पिटिशन यहाँ पर बढ़ जाएगा। और ये कंपटीशन तभी कब हो सकता है जब प्रत्येक 6 महीने में दावे के अनुसार जगहें निकाली जाए। अगर जगहें नहीं निकाली जाएंगी तो फिर कंपटीशन आपका बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि अब जहां पर आपको 100 घोड़ों को फाइट करना था, अब आपको हो सकता है 400-500 घोड़ों को फाइट करना पड़े। तो पहली बात तो ये कि अगर क्योंकि गवर्नमेंट गाड़ी तो बहुत अच्छी बनाती है, लेकिन गाड़ी के अंदर जो इंजन वाला सिस्टम है ना, वो बहुत पुराना है। यानी इंजन पुराना डाल देगी और उसके ऊपर जो डमी है वो बहुत बेहतरीन खूबसूरत बना देगी। तो मतलब ये कि ढांचा तो अच्छा है, इसका सीईटी का ढांचा अच्छा है, एनआरए का ढांचा अच्छा है, लेकिन इसमें इंजन कौन सा लगाया जाएगा ये महत्वपूर्ण बात है, ठीक है। अगर इसमें इंजन अच्छा लगाया जाएगा तो ढांचे की कीमत है, समझ आ रही है ना। और अगर इंजन बेकार है तो ढांचे की कोई कीमत नहीं है। तो पहली बात, फायदा तब होगा जब प्रत्येक 6 महीने में जो नौकरी निकाली जाएगी। अगर नौकरी नहीं निकाली जाएगी तो आपका कंपटीशन बढ़ जाएगा, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अगली बात ये कि अगर ये स्कोर कार्ड है तो इस स्कोर कार्ड का काम क्या है? ये स्कोर कार्ड आपके परसेंटेज को बताएगा, ठीक है। ये आपके परसेंटेज को बताएगा। मान के चलो एक स्कोर कार्ड में आपका 40 या किसी का 40% अंक प्राप्त किए, किसी ने 50% अंक प्राप्त किए, किसी ने 70% अंक प्राप्त किए, किसी ने 90% अंक प्राप्त किए और किसी ने 95% अंक प्राप्त किए। अब होगा क्या? होगा ये कि इसमें ये होगा कि यहाँ पर अगर आईपीएस पहले से ही कह देगा कि जिसका स्कोर कार्ड या जिसका सीईटी में 50% है केवल उन्हीं को हम ले रहे हैं, या वो कह देगा कि 70% है उन्हीं को हम ले रहे हैं, या वो कह देगा 90%, या वो कह देगा 95%।
तो इनमें से कोई भी ये कह सकता है कि हम सीईटी के कितने परसेंट स्कोर वाले को ही क्या कर रहे हैं, योग्य मानते हैं। तो अगर फर्ज कर लो कि वो 90% की कहता है तो ये सारे आपके साथ नहीं बैठ पाएंगे, ठीक है। आपके साथ वही होंगे जिनके 90 और 90 से प्लस में जाएंगे। तो इस समय जो प्रेफरेंस मिलेगा वो, अब आप कहोगे भैया अगर हमें 90%, अगर हमारे सिर्फ 90% है और किसी के 95% है, तो क्या इसको प्रेफरेंस इसको पहले दिया जाएगा? नहीं। क्यों नहीं दिया जाएगा? इसलिए नहीं दिया जाएगा कि ये तो आपकी एक प्रवेश की पात्रता है, ये तो केवल ये बताएगी कि हाँ आप हमारे दरबार में आ सकते हैं, लेकिन दरबार में हाजिरी लगाने के लिए प्रस्ताव कौन सा चढ़ाना है ये तो अभी तय करेंगे। बात आ रही है समझ में? मतलब ये होगा कि अगर आप एसएससी, आईबीपीएस, रेलवे में जा रहे हैं तो यहाँ पर ये लोग क्या लेंगे, अपनी मुख्य परीक्षा का आयोजन खुद करेंगे, यानी ये इस व्यवस्था में कोई भी परिवर्तन अभी नहीं हुआ, ठीक है। तो ये मेरे दिमाग में पाल लेना। मैं इस पर चर्चा कर रहा था कि 3 वर्ष तक हमें कुछ नहीं करना, करते रहना है, 3 वर्ष तक सब कुछ करते रहना है, क्योंकि मुख्य परीक्षा को ये लोग अपने हिसाब से ही लेने वाले हैं। बस आपका थोड़ा सा ये कम हो गया है कि भीड़ थोड़ी सी कम हो गई है, अगर 6 महीने में जमाएं निकलती रहती है तो, ठीक है। तो भीड़ कम हो जाएगी, आपको केवल 90% और इससे अधिक वाले ही आपके साथ बैठेंगे, इधर वाले आपके साथ नहीं बैठेंगे। अब दिमाग में एक और फायदे की बात यहाँ पर है। फायदे की बात ये है कि अब दिमाग में एक प्रश्न ये आता है कि अगर मेरे 50% है तो क्या मैं 3 साल तक नहीं बैठ सकता? बैठ सकते हैं। अब वो कैसे बैठ सकते हैं कि अगर आपके 2021 से अगर ये लागू होता है तो 2021 में मान के चलो एक मुश्त हर 6 महीने में निकलना है, तो ये जून में निकली, बंद कर दो, ठीक है। और एक निकल आई आपकी किसमें? दिसंबर में, ठीक है। तो हर 6 महीने में आपकी मान के चलो प्रथम 6 महीने में ये निकली और द्वितीय 6 महीने में ये निकली। पहले वाले 6 महीने में आपका परसेंट रहा 50%, ठीक है। अब अगर आप चाहते हैं कि मेरा स्कोर सुधर जाए तो आप दोबारा क्या कर सकते हैं, इसमें बैठ सकते हैं। हो सकता है आप 70% ले आए, हो सकता है आप 90% ले आए, और ये भी हो सकता है कि आप 40% ही लेके आ पाए, ये भी हो सकता है। मतलब ये हो सकता है कि आपको इसमें सुविधा दी गई है, ये आप लोगों के लिए एक अच्छी बात है। क्या कि आप अगर एक बार में आपका स्कोर अच्छा नहीं आया है तो आप अगली बार सीईटी का एग्जाम दोगे, सीईटी का जब एग्जाम होगा तो आप अपने स्कोर को बेहतर कर सकते हैं। अब दिमाग में ये बात उठती है कि अगर हमने पहले वाले 6 महीने में 50% स्कोर, दूसरी वाले में हमने क्या नाम से 70% स्कोर, और आप तीसरी बार भी बैठ गए तो आपने 80% स्कोर, और आप चौथी बार बैठ गए तब आपने 90%, और 5वीं बार बैठे तो 95% आपने क्या पा पाया, स्कोर पा पाया, ठीक है। तो अब इसमें ये होगा कि अंतिम कौन सा माना जाएगा। तो आपको एक और सबसे बड़ी सुविधा ये है कि आपका जिस भी सीईटी के एंट्रेंस में, इस प्री टेस्ट में जिसमें भी आपके मैक्सिमम मार्क्स होंगे उसी को आपका अंतिम क्या माना जाएगा, स्कोर माना जाएगा। ये आपको बहुत बड़ी फायदे की बात है। मतलब ये हुआ कि अगर आपने पहली बार में लाए थे 50%, दूसरी बार में आप ले आए 70%, फिर भी लेकिन आपकी लाभ नहीं लग रही है, ऐसी स्थिति में तीसरी बार में आपके 40% आ गए, चौथी बार में आपके मान के चलो 30% पर ये टक गए, तो अब क्या होगा? अब आपने जब चौथी बार दिया, 5वीं बार दिया और आपने 95% ले लिए तो फिर ये सारे खारिज हो जाएंगे, ये 95% क्या होगा, मान लो। ये बात समझ में आ गई? आया ना? तो ये आप लोगों के लिए क्या है, फायदे का सौदा है। ऐसे में हमको सबसे ज्यादा मेहनत पहले किस पे करना पड़ेगी? अब सीईटी के एंट्रेंस पर ही हमें सबसे ज्यादा मेहनत करना पड़ेगी, क्योंकि इसमें जिसका जितना अच्छा स्कोर होगा उसको उतने ज्यादा क्या मिलेंगे, अवसर मिलेंगे। तो जिसका जितना बेकार स्कोर होगा उसको अवसर नहीं मिलेंगे। ये बात समझ में आ गई? तो ये आप लोगों के फायदे की बात है। अगली बात ये आती है कि यहाँ पर देखो मैंने कई संख्याएं लिखी कि आपने इतनी बार दिया, उतनी बार दिया, ये किया, वो किया। तो यहाँ पर एक प्रश्न उठता है, क्या इसमें कोई बाध्यता है? मतलब क्या सिर्फ हम 1 साल में 2 बार ही दे सकते हैं क्या, या हम जब चाहें तब दे सकते हैं? हाँ, दे सकते हैं, आप जितनी चाहो। तो इसमें संख्या की कोई बाध्यता नहीं है, आप कितनी भी बार क्या दे सकते हो, सीईटी दे सकते हो और अपने स्कोर को सुधार सकते हो।
इसमें अगर बाध्यता है तो वो ही है आयु संबंधी, कि आपकी आयु को लेकर बाध्यता होगी। अगर आप किसी भी पोस्ट के अधिक आने वाली, जैसे आप एमटीएस का एग्जाम देना चाह रहे हैं तो 27 साल तक वहां लिया जाता है, तो आपको इतना होना चाहिए। 12th के थ्रू एसएससी की देना चाह रहे हैं, ठीक है, तो फिर क्या होगा, आपको फिर से 27 साल तक लास्ट है। तो इस 27 साल के अंदर आप जितनी बार भी चाहें उतनी बार क्या दे सकते हैं, सीईटी का एग्जाम दे सकते हैं और अपने स्कोर कार्ड को क्या कर सकते हैं, सुधार सकते हैं। तो संख्या की इसमें कोई बाध्यता नहीं है, लेकिन आयु की इसमें क्या है, बाध्यता है। मतलब आप जितनी बार सीईटी में बैठना चाहें उतनी बार सीईटी में क्या कर सकते हैं, बैठ सकते हैं। ये भी आपके लिए एक फायदे की बात है, ठीक है। अब ये बात आपने समझ ली कि जो सीईटी होगा ये एक प्रकार का क्या होगा, प्री टेस्ट होगा। ये बस आपको एक प्रवेश दिला देगा बस। इसका भी मतलब ये नहीं होगा कि आपने ये क्वालिफाई कर लिया है, इसमें आपने अच्छे मार्क्स ले आए हैं तो फिर आपको जॉब मिल गई। ये मिथ दिमाग में पालना नहीं है, क्योंकि आपको तैयारी तो वही करना पड़ेगी जो वहां पर है। अब एक प्रश्न दिमाग में ये उठता है कि सरकार ने क्या एक पेपर और बढ़ा दिया? एक पेपर बढ़ाया नहीं है, आपकी कुछ समस्याओं को कम करने का प्रयास यहाँ पर सीईटी के माध्यम से किया गया है। अब वो समस्याएं क्या थी? वो समस्याएं ऐसी थी जैसे हमें क्या होता था कि अगर आपको एक वर्ष में, जैसे अभी आप तैयारी कर रहे हैं फर्ज करो एमपीएसआई की, उसी समय जगह आ गई जेल प्रहरी, उसी समय जगह आ गई, वैसे हो ऐसा बहुत कम हो पाता है आजकल, लेकिन बता रहे हैं अपन कि एसएससी के थ्रू कोई जगह आ गई, ठीक है। अब आपका मन कर रहा है कि हम एसएससी भी करें, आपका मन कर रहा है कि यार हमें एमपी पुलिस भी करना है, आपका मन कर रहा है कि साहब मध्य प्रदेश की जेल प्रहरी भी करना है, आपको एसआई भी करना है। अब ऐसी स्थिति में आपका दिमाग पूरी तरीके से बोर हो जाता है। अब आपको समझ ही नहीं आता कि हम करें क्या, हम जेल प्रहरी की तैयारी करें या एमपी पुलिस की तैयारी करें या फिर हम एमपीएसआई की तैयारी करें या फिर हम किसी अन्य पद की तैयारी करें। तो ये मैं उदाहरण दे रहा हूँ, हालांकि राज्य सरकारें अभी इसमें शामिल नहीं हुई है, लेकिन राज्य सरकारें इसमें शामिल हो सकती हैं अपने राज्य की जॉब के लिए, लेकिन ये मैंने एग्जाम्पल के लिए बताया। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि आप जेल प्रहरी को छोड़ के एसआई में चले गए, एसआई को छोड़ के एमपी पुलिस में आ गए, एमपी पुलिस को छोड़ के दूसरे में चले गए। अब इसमें ये होगा कि इसमें सिलेबस सबका एक जैसा होगा, तो इसमें आपको अलग अलग भटकने की जरूरत नहीं होगी। बात आ रही है समझ में? ये आपके लिए फायदे का पहला सौदा कि आपको सबका सिलेबस, यानी एनआरए जो भी एग्जाम कंडक्ट कराएगी सीईटी के थ्रू, इनका सिलेबस सरकार का कहना है कि एक जैसा ही होगा। और ये जो सिलेबस होगा ये लगभग, ये अभी तो ये कहा गया है कि 12 भाषाओं में आयोजित किया जाएगा। मतलब अभी तक जो भाषाएं थी हम अंग्रेजी और हिंदी को ही सुनते आए थे, अब 12 भाषाओं में क्या होगा, ये पेपर कंडक्ट कराया जाएगा, ये सरकार का कहता है, ठीक है। ये बात है कि ये कहती है कि 12 क्या नाम से भाषाओं में हम एग्जाम को कंडक्ट कराएंगे। तो पहली बात आपको एक फायदा क्या हुआ कि आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, ठीक है, एक ही सिलेबस होगा। अब फिर से एक प्रश्न दिमाग में उठता है, जब हम ये सुनते हैं कि सिलेबस एक होगा तो दिमाग में ये बात आती है फिर तो आसान हो गया, लेकिन सिलेबस सबका एक केवल सीईटी में ही होगा। अंदर जाके तो आपको वही कोर मिलनी है, वही निम्बाई बादल मिलनी है, समझे। बस आगे एक उन्होंने एक ऐसा दरवान बिठा रखा है जिस दरवान में केवल एक ही चीज है पहचान की, कि भाई इसके थ्रू स्कोर आपको बहुत अच्छा मिलेगा, लेकिन अंदर जाके जो पेपर होगा वो तो वैसे ही होगा। तो ये बात दिमाग में उतारना कि एक ही पेपर होगा, एक सिलेबस होगा, तो एक तो ये तो आपको करना जरूरी है। अब ये मान लो ये आधार कार्ड हो गया है, बात समझ आ गई है, आधार कार्ड हर जगह जरूरी है, वैसे सीईटी है हर जगह जरूरी हो जाएगा। मतलब ये नहीं होगा कि आप ये सोचो कि भाई हमने सीईटी निकाल लिया और हमारी जॉब पक्की और हम ब्याह कर दो, आपका कुछ नहीं होगा। आपको अभी भी क्या करना पड़ेगी, मेंस की तैयारी करना पड़ेगी। अगर वो ईयर 2 के एग्जाम लेते हैं, अगर वो मुख्य परीक्षा का आयोजन करते हैं तो डिपार्टमेंट अपनी मुख्य परीक्षाओं का आयोजन कराएगा। ये तो बस केवल आपको एक दरवाजा है जो आपको प्रवेश करा देगा, ठीक। तो ये बात आपको दिमाग में याद रखना है, ठीक है। तो अपने रास्ते से भटकना अभी भी नहीं है। अब एक बात और, एक बात ये कि मैंने कहा कि भाई 10th से अलग 12th और क्या होगा, स्नातक के आधार पर ये कराए जाएंगे। तो दिमाग में एक और बात आती है कि क्या हम अगर स्नातक पे छत्ता लगा दें तो क्या हमें ये वाली जॉब नहीं मिलेगी? नहीं मिलेगी। मतलब अगर आप 10th की
क्या नाम से ये चाहते हो कि मैंने ग्रेजुएट हो गया हूँ और मैंने सीईटी का ग्रेजुएट लेवल का क्या किया है, टेस्ट को क्वालिफाई किया है, मेरा स्कोर कार्ड अच्छा बना है, तो मैं 10th वाले में डाल दूंगा? नहीं। 12th वाले में डाल दूंगा? नहीं। स्नातक किया है, स्नातक में डाल पाओगे। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप एसएससी में 10th वाली रिक्रूटमेंट को पूरा करना चाहते हैं तो पहले आपके सीईटी का स्कोर कार्ड 10th का होना जरूरी है। 12th का कर रहे हैं तो 12th का होना जरूरी है, स्नातक का कर रहे हैं तो स्नातक का होना जरूरी है। ठीक, तो इसमें आपको ये मिथ दिमाग में नहीं पालना है। ठीक है, अगली बात, इससे फायदा जो छोटे 10-12 के जो छात्र हैं उनको इससे फायदा मेरे हिसाब से ज्यादा मिलने वाला है। क्यों मिलने वाला है? इसलिए मिलने वाला है कि 10th उन्होंने पास किया तो यहाँ पर माता पिता की चिंता हो जाती है, तो पढ़ाए कहाँ पढ़ाए, 12th के बाद पढ़ती है, एक 10th के बाद पढ़ती है। यहाँ पर बच्चों को थोड़ा सा फायदा होगा, जिन बच्चों ने 10th दिया है वो सीधा सीईटी अगर देंगे 10th लेवल का तो उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ठीक है, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उनके पास 3 साल होंगे, इस बीच में वो 12th भी कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन भी कर सकते हैं और जिस जॉब में वो जाना चाहे उस जॉब में जा सकते हैं। ठीक है, तो ये झंझट खत्म। अगली बात, इस स्कोर कार्ड ने एक झंझट, अच्छा एक चीज और यहाँ पर ये समझ आता है कि जो स्कोर कार्ड है, ये स्कोर कार्ड एक प्रकार का कट ऑफ होगा क्या? तो इसमें कट ऑफ का चक्कर नहीं है, इसमें केवल क्या है, केवल आपकी परसेंटेज है। ठीक है, और ये जो पेपर कराया जाएगा ये पेपर कैसा होगा? ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, मतलब और पूरा क्या होगा? कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, यानी ऑनलाइन होगा, कंप्यूटर पर आधारित होगा, ऑफलाइन ये टेस्ट नहीं होगा। और क्वेश्चन जो होंगे वो पूरे के पूरे कैसे होंगे? वैकल्पिक होंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव इसमें क्या पाए जाएंगे? प्रश्न पाए जाएंगे। अच्छा, अगली बात देखो, अब अगली बात फायदे की आप लोगों को ये कि इसमें एक तो कट ऑफ का झंझट नहीं है, ठीक है, लेकिन कट ऑफ का झंझट यहाँ नहीं है, वहां तो हो सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ नहीं है बस। ठीक है, तो ये दिमाग में मत पालना कि यहाँ कट ऑफ नहीं है तो वहां नहीं होगा, वहां हो सकता है, क्योंकि अब आपकी दौड़ में खच्चर नहीं है, अब आपकी दौड़ में घोड़े हैं, तो आपको तरीके से दौड़ना पड़ेगा, नहीं तो आपको गलती मार के कोई पटक देगा पीछे। समझ आ रही बात? तो तैयारी आपको भरकस करना है, थोड़ी बहुत नहीं करना। ठीक है, क्योंकि ये व्यवस्था भी इसलिए की गई है ताकि स्तर को सुधारा जा सके। तो अच्छे लोग ही होंगे। डार्विन की विकास जो पद्धति है, सिद्धांत है कि प्रकृति से जो लड़ेगा वो प्रकृति में जिंदा रहेगा, जो प्रकृति से लड़ना छोड़ देगा वो मर जाएगा। तो आपको अगर जिंदा रहना है, अच्छी जिंदगी जीना है, तो जिंदा रहने के लिए जिंदा दिखना भी जरूरी होगा। ठीक है, तो मेहनत आपकी कम नहीं हुई है, बार बार मैं ये कह रहा हूँ। ठीक है, अब देखो फायदे की बात ये कि अब कभी ये होता था कि हमें अगर एमपी पुलिस का एग्जाम देना था, एसएससी के अगर कोई 10th की जगह निकली, ग्रेजुएशन की जगह निकली, आपको देना है। अब ऐसी स्थिति में क्या होता था, कई बार क्रैश हो जाती थी क्या? डेट्स, आज ही आपका इसका पेपर है, आज उसका पेपर है, दिमाग में कौन सा पहन लेते हैं, किसकी हमारी तैयारी अच्छी है। तो एक ये बात हमारे साथ थी जो हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या थी। दूसरी बात, अगर हम फॉर्म फिलअप करते हैं, एक ही समय में करते हैं, तो कभी कभी फॉर्म के फिलअप करने में पंजीयन में भी गड़बड़ हो जाती है, और एक बार गड़बड़ हो जाने के बाद कोई सुनवाई ही नहीं हुई। ठीक है, तो ये दिक्कत होती थी। अगली बात, आपको अगर सेंटर डालना है, आपके पास इतना पैसा नहीं है कि आप भोपाल जा सके, इंदौर जा सके, जबलपुर जा सके, या आप एक दूर सेंटर में जा सके, तो आपके साथ ये पैसे की वजह से बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती थी। अभी पेपर में 2-3 चले हैं कि 105 किलोमीटर तक पिताजी पेपर चलाने गए, तो ये बड़ी बात होती है। साइकिल से गए, जो लोग गरीब हैं वो बेचारे साइकिल से जा रहे हैं, जिनके पास साइकिल भी नहीं है वो बेचारे पैदल जा रहे हैं। तो इसका समाधान सरकार ने ये निकाला है कि अब आपको अपने हिसाब से जिला मिलेगा, और देश के प्रत्येक जिले में कोशिश की जाएगी, और कोशिश है कि प्रत्येक जिले में क्या होगा, सेंटर होगा। आपका निकटतम जो सेंटर होगा, आप उस निकटतम सेंटर को फिलअप अपने हिसाब से कर सकते हैं। ये सुविधा आपको दी गई है, यानी आपको भोपाल नहीं पड़ता। अभी आपको पता ही नहीं मेरा सेंटर कहाँ आएगा, आपको ये कहाँ आया, भोपाल आया, ये कहाँ आया, जबलपुर आया, पता ही समझ में। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि सेंटर उसी जिले में होगा जिस जिले के आप निवासी हैं। ठीक है, आप पर निर्भर करेगा कि आप कौन सा, अगर आपको घूमने जाना है, जैसे माता जी आपको शरीर बनाना है इंदौर घूमना है तो आप जब दे दी इंदौर ही आया, हम क्या करें, तो आप इंदौर घूमने जा सकते हैं अपनी मर्जी से, लेकिन आपको यहाँ पर ये विकल्प दिया जाएगा कि आप अपने निकटतम सेंटर को भी क्या कर सकते हैं, पसंद कर सकते हैं। डेट को भी आप अपने हिसाब से शेड्यूल फिक्स कर सकते हैं किस डेट को आप एग्जाम, लेकिन वो डेट होगी उसी
क्षेत्र के अंदर जितने डेट्स में वो एग्जाम कंडक्ट कराने की तारीखें हैं, तो आप ये भी अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। जब बाहर जाते हैं तो खर्चा बढ़ जाता है, रेलवे का किराया देना है, बस का किराया देना है, थोड़ा दाना पानी चुनना है, तो इसके लिए भी बच्चे कपड़े वपड़े लेना है, ये व्यवस्था, ये खर्चा भी इससे क्या होगा, आप लोगों का कम होगा, क्योंकि आपको आपकी पसंद से क्या मिल जाएंगे, सेंटर्स मिल जाएंगे। एक और असुविधा आप लोगों के साथ होती थी, ठीक है, वो ये होती थी कि अगर कोई त्रुटि हो गई है, कोई मिस्टेक अगर हो गई है, तो आप दुनिया दर दर भटकते थे, है, और हर दर पे जो झुक जाए उसे सर नहीं कहते, तो हमारा स्वाभिमान चुड़ैल होता था, क्या अब जाके हाथ जोड़ो, बाके हाथ जोड़ो। तो विनम्रता केवल तब तक अच्छी लगती है जब तक वो आपकी उसको समझने वाला हो, लेकिन आपकी विनम्रता जब व्यवस्था में बदल जाती है तो अंदर से ताव आता है, गुस्सा आती है। तो विनम्र हम हैं, लेकिन तब तक जब तक हमारी विनम्रता व्यवस्था में ना बदले। मैं अपनी व्यक्तिगत बात बता रहा हूँ, तो स्वाभिमान आपका चोटिल होता था। फर्ज कर लो आपसे छोटा कोई दूसरी जगह बैठा है, अब आपको उससे बात करना है, आपको कहना है कि मेरे फॉर्म में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, तो वो बैंक का क्लर्क ये समझता है कि वो आईपीएस अधिकारी है, तो भगा देगा आपको, धिक्कार देगा, अधिकारी है, समझ रहे हो। तो इससे हमारा आत्मसम्मान चोटिल होता है। यहाँ पर ये हुआ है, सरकार ने ये कहा है कि 24 घंटे एक क्या होगी, हेल्पलाइन होगी, आपकी जो भी त्रुटि हुई है आप अपनी समस्याओं को उस हेल्पलाइन पर रख सकते हैं, और अपने जो प्रवेश पत्र आपको मिला है या आपकी जो भी फॉर्म में त्रुटियां हुई हैं या आपके दिमाग में जो भी मिसकंसेप्शन है उसको आप क्लियर कर सकते हैं। 24 घंटे वो क्या रहेगी, हेल्पलाइन चालू रहेगी। लेकिन यहाँ मेरा कहना फिर से यही है कि कस्टमर केयर वाले की फोन एक बार में नहीं उठाते, समझ रहे हो ना, तो ये लोग उठाएंगे इसकी गारंटी भी नहीं है। लेकिन वही बात है कि ढांचा तो अच्छा है कि आपको अगर प्रॉब्लम होगी तो 24 घंटे आपके लिए हेल्पलाइन खुली रहेगी। लेकिन अब ये लोग फोन उठाते हैं, ये लोग ठीक से बात करेंगे या नहीं करेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं, ठीक है। लेकिन सरकार ने तो ये कह दिया कि हम 24 घंटे आपको हेल्पलाइन खोल के रखेंगे, जो भी प्रॉब्लम होगी आप उस प्रॉब्लम का समाधान मिल जाएगा, ठीक है। तो ये बात यहाँ पर हमारी समस्याओं का समाधान भी सरकार ने क्या किया है, हो जाए। अगली बात अगर ये देखें, अगली बात में ये देखें कि अब जो हमने सीईटी का टेस्ट दे दिया है, ठीक है, अब जो सीईटी के टेस्ट में लगभग 1000 सेंटर खोलने की क्या है व्यवस्था अभी है कि 1000 सेंटर इसमें क्या किए जा सकते हैं, खोले जा सकते हैं। तो इसके बारे में आपको केवल इतना जानना है कि हमारे पास एक ऐसा ऑफर है सीईटी जिसमें आपको केवल एक प्रमाण पत्र मिलने वाला है, केवल नौकरी मिलने वाली नहीं है। ये बात दिमाग से निकाल देना है। नौकरी तो तभी मिलेगी जब आप फलाने का क्या दे दोगे, मुख्य पेपर दे दोगे, उसके बाद ही आपको एग्जाम, आपको क्या मिलने वाली है, जॉब मिलने वाली है। और ये आसान तो कर देगी लेकिन ये मुश्किल भी कर देगी अगर आपको इसमें, अगर सरकार इसमें प्रत्येक 6 महीने में जॉब नहीं निकालती तो। अगर जॉब निकालती है तो जॉब आसान, और अगर नहीं निकालती है क्योंकि भीड़ तो बढ़ती ही जाना है, ठीक है। हाल अपन देखेंगे कि साल दर साल भीड़ इकट्ठी हो जाएगी, जैसे मास्टरों के साथ हो रहा है वैसे आप लोगों के साथ होना क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। ले लो प्रमाण पत्र, घर रहो 3 साल, बाकी का आधार डालोगे, बताओ उससे होगा क्या। बस ये हो सकता है कि अगर आप किसी इंस्टीट्यूशन में पढ़ाने जा रहे हैं तो प्राइवेट सेक्टर आपको पकड़ सकता है, ये आपको फायदा है। अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं निकाल रही है, क्यों, क्योंकि एनआरए क्या करेगा, ये जगह जगह प्रोवाइड करा देगा कि भाई किस व्यक्ति का इतना इतना स्कोर है, प्राइवेट सेक्टर में भेज देगा, आईबीपीएस में भेज देगा, एसएससी में भेज देगा, तो वो लोग लिस्ट बनाएंगे और आपको अपने आप ऑटोमेटिकली बुला लेंगे। ये हो सकता है कि प्राइवेट सेक्टर में आपको जॉब मिल सकती है, वो भी आपके स्कोर कार्ड और आपकी को देखते हुए। और इसकी तारीख जो है वो समझ लेना, तारीख है 19 अगस्त, ठीक है। और साल कौन सा चल रहा है, 2020। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसकी अनुमति दे दी 19 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में। और ये जो एनआरए होगा, इस एनआरए में केंद्रीय सचिव लेवल का जो व्यक्ति होगा वो इसकी अध्यक्षता करेगा। इसके अलावा इसमें वित्त मंत्रालय के, इसके अलावा इसमें रेलवे के, इसके अलावा इसमें एसएससी के, इसके अलावा इसमें आईबीपीएस के बड़े बड़े अधिकारी भी इसके सदस्य होंगे। तो ये इसीलिए होंगे क्योंकि ये कहा जाएगा कि हम उत्कृष्ट तरीके से पेपर लेंगे और बेहतर से बेहतर करने की क्या करेंगे, कोशिश यहाँ पर हम करेंगे, ठीक है। तो मेरे हिसाब से तो ये सौगात भी हो सकती है और हमारे लिए श्राप भी हो सकती है, दोनों चीजें हो सकती हैं। जैसे अभी हमने 29 जुलाई के बारे में पढ़ा कि शिक्षा
नई शिक्षा नीति के बारे में कि अब ऐसा ऐसा होगा, नई शिक्षा नीति के बारे में हमने चर्चा की थी। तो अब ये भी हमारे लिए खुशखबरी की जैसी ही है, लेकिन ये खुशखबरी तब जब जैसा कहा गया है वैसा किया जाए तो, और अगर सरकार वैसा नहीं करती है तो ये फिर से दुख की बहुत बड़ी खबर होगी। हर व्यक्ति इसको लाइक करेगा, कुछ भी होने वाला नहीं है। ठीक है, तो ये थी आपकी काय के बारे में जानकारी, सीईटी और एनआरए के बारे में। 2021 से ये क्या होगी, लागू।